जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। दोस्तों इससे जिसका चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। दोस्तों इस चैप्टर से कुछ पोर्शन जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको, तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है उसमें धातु एवं अधातु के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म को बताया है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी मीन्स की रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कितना हाईली रिएक्टिव है और कौन कितना कम रिएक्टिव है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया था, इसका एक सीरीज दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है के मीन्स की पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील। ओके, तो ये जो जितने हैं ये सारे अधिक क्रियाशील में आते हैं। Na सोडियम भी अधिक क्रियाशील होते हैं एंड कैल्शियम भी अधिक क्रियाशील होते हैं। उसके बाद आते हैं घटते हुए अभिक्रियाशील। दोस्तों आप बात करेंगे इसमें घटते हुए अभिक्रियाशील के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम से लेकर के आयरन तक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। दोस्तों ये जो है थोड़े कम अभिक्रियाशील होते हैं, किसी के साथ कम रिएक्ट करते हैं, उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ओके दोस्तों, इसकी अभिक्रियाशील कम होती है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं मुकाबले में कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम के, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे उससे भी कम। अब जो लास्ट होते हैं दोस्तों सबसे कम क्रियाशील, ये जो है इन दोनों ग्रुप से सबसे कम क्रियाशील होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिंक है, आयरन है एंड लेड है। इसको प्लम्बम बोला जाता है, जिसका मतलब जिसको कि लेड नाम है। तो यहाँ पर आप जिंक, आयरन और लेड देख सकते हैं। दोस्तों एफी मीन्स की फेरस। फेरस मीन्स क्या होता है दोस्तों? आयरन। ओके, तो एफी मीन्स फेरस है, जो लेटिन नेम है, इसका मूल नेम है आयरन। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है सबसे कम क्रियाशील में आते हैं दोस्तों, लिस्ट रिएक्टिव में आते हैं। यहाँ पर और देख सकते हैं कम क्रियाशील में हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजीनियम एंड Ag4 अर्जेंटिनम होता है। ओके दोस्तों, Ag4 अर्जेंटिनम, मगर इसको मूल नाम है सिल्वर। ओके, Ag4 अर्जेंटिनम बट इसका मूल नाम है सिल्वर। एंड Au फॉर ऑरम होता है दोस्तों, ऑरम होता है जो कि एक लेटिन नेम है, इसका मूल नाम है गोल्ड। Ag फॉर सिल्वर, Au फॉर गोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजीनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हैं जितने भी हैं ये सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब कि सबसे कम अभिक्रियाशील है। ओके दोस्तों, ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं दोस्तों धातु तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातुओं की अभिक्रिया संयोजकता कोष को पूर्ण करने में रूप में समझी जा सकती है। यहाँ पर आप समझेंगे दोस्तों कि धातु और अधातुओं के बीच की अभिक्रिया में क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे धनायन और ऋणायन क्या होता है। दोस्तों आपने 9 क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। दोस्तों जिसमें धातु के जो परमाणु हैं अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वो धनायन कहलाते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। और अधातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से, मतलब कि अपने सेल से अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं सेल में, तो वो ऋणायन कहलाते हैं दोस्तों, जिसको कि ऋणायन बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा धनावेश और ऋणावेश, तो वही दो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, धनायन और ऋणायन। अब नीचे आते हैं दोस्तों, इसके बारे में इसको समझने की कोशिश करते हैं इक्वेशन के द्वारा। इक्वेशन के द्वारा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सोडियम क्या है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को प्रदान करती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये सोडियम धनायन कहलाएंगे। कैल्शियम क्या है? इसमें से जो है इस 287, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 7 से 8 होने के लिए एक कम है, तो एक कम है तो दोस्तों इसीलिए इसको माइनस में लिखा गया है। तो ये क्या हो गया? इसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। जिसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है वो ऋणायन में कहलाता है। ओके दोस्तों, और जो इलेक्ट्रॉन किसी और को प्रदान कर देता है वो धनायन हो जाता है दोस्तों। बस यही
यही मेन डिफरेंस है दोस्तों धन आयन और ऋण आयन में। चलिए अब आते हैं कि टॉपिक है ऋण आयनिक यौगिक किसे कहा जाता है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। विपरीत आवेशित दोस्तों, विपरीत आवेशित मतलब कि एक धन आवेशित पढ़े होंगे आपकी, धन आवेशित होता है और ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ बात हो रही है विपरीत आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत मतलब धन आवेशित और ऋण आवेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, मतलब पॉजिटिव जो है किसको, नेगेटिव को, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को आकर्षित करते हैं। ओके, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को हमेशा आकर्षित करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध का आयनिक यौगिक बनाते हैं, तथा ये मजबूत आयनिक विद्युत बल में बंध कर क्या करते हैं, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है। चलिए यहाँ पर आते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म में। तो यहाँ पर पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। इसके भौतिक प्रकृति क्या होते हैं दोस्तों, ये ठोस एवं कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। दूसरा नंबर में है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील एवं केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। नेक्स्ट आता है 4 नंबर में विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, ये विद्युत चालकता में क्या है, करंट पास होता है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। दोस्तों ये जल विलयन में ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक नेक्स्ट आते हैं हमारे धातुओं की प्राप्ति। दोस्तों मेनली यहाँ पर पढ़ेंगे अब की दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा धातुओं की प्राप्ति। धातु आखिर कैसे बनते हैं, शुद्ध धातु किस तरह से, किस प्रोसेस से बनता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि धातु मेनली बनते हैं किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से बनते हैं धातु, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों एक शॉर्टकट टेबल यहाँ बनाया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, जो कि दोस्तों अयस्क क्या होता है सबसे पहले यह जान लीजिए। अयस्क जानना जरूरी है। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। दोस्तों हमारे ज़मीन में बहुत प्रकार के खनिज मौजूद हैं। ओके दोस्तों, उसमें से वैसे खनिज जो धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनमें क्या है कि धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा उन्हें निकालना लाभकारी होता है, वे अयस्क कहलाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर समझ गए कि जमीन के अंदर जितने भी धातु से मौजूद खनिज, धातु अधिक मात्रा में मौजूद खनिज है, उन्हें लाभकारी होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। उन्हें निकालना अयस्क कहलाता है। ओके, तब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सक्रियता। दोस्तों यहाँ फिर से सक्रियता दिखाया गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मध्य क्रियाशील, मतलब मीडियम टाइप के रिएक्टिविटी दर्शाते हैं, जिंक, आयरन, प्लम्बम, कॉपर एंड हाइड्रोजीनियम। नेक्स्ट आते हैं सबसे कम क्रियाशील में, यहाँ पर दोस्तों किसको, दो एलिमेंट को रखा गया है, 2 तत्वों का रखा गया है, एक है सिल्वर एंड दूसरा है गोल्ड। पहला है सिल्वर एंड दूसरा है गोल्ड। दोस्तों ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो सबसे कम रिएक्टिव हैं, किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं धातुओं के निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है दोस्तों, मतलब कि निष्कर्षण से मतलब ये है कि अयस्क से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो अयस्क है ये जमीन के अंदर शुद्ध धातु के रूप में नहीं होते दोस्तों, ये धातु से मिले होते हैं, मगर ये शुद्ध धातु नहीं होते हैं। उन्हें अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए बहुत प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। उसमें पहला चरण है, बहुत सारे चरण के द्वारा अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, जो दूसरा चरण में धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा चरण में धातुओं की परिष्करण। ओके दोस्तों, तब जाके हमें जो है शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है अयस्क से। ओके, तो अयस्क तो समझ गए दोस्तों, जो इम्प्योर एलिमेंट मीन्स की इम्प्योर मेटल्स जो कि धरती के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं दोस्तों। उन्हें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, कौन से चरण का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा टेबल में आपको समझाया गया है कि एस्क है जो कि सबसे पहले आयस्क का सांद्रण किया जाता है। दोस्तों पहले जब एस्क को निकाला जाता है तो उसे पहले आयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने के बाद देख सकते हैं इसको 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। जो पहला है उच्च क्रियाशील धातुओं को अलग तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है और मध्य क्रियाशीलता वाले धातु की अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है। निम्न क्रियाशील सबसे कम क्रियाशील वाले धातुओं को अलग तरह से प्रोसेस करके धातु निकाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं उच्च क्रियाशील वाले धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो ये था उच्च क्रियाशीलता वाले धातुओं को इस तरह से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। बस ये एक स्टेप किया जाता है, गलित धातु का विद्युत अपघटन कर दिया जाता है, इससे उन्हें शुद्ध धातु का प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं मध्य क्रियाशील वाले धातुओं की किस तरह से प्राप्ति की जा सके। दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं मध्य क्रियाशीलता वाले धातु। एक होते हैं सल्फाइड एस्क वाले, दूसरे होते हैं कार्बोनेट एस्क वाले। ओके दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप के एस्क वाले होते हैं मध्य क्रियाशील वाले धातुओं में से, सल्फाइड एस्क वाले और दूसरे होते हैं कार्बोनेट एस्क वाले। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, दिया हुआ है जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रोजनियम सल्फाइड। ओके दोस्तों, तो 2 टाइप के यहाँ पर एस्क होते हैं, सल्फाइड एस्क और कार्बोनेट एस्क। इसको इन दोनों को अलग अलग तरीके से शुद्ध धातु प्रोसेस किया जाता है ताकि इसे शुद्ध धातु प्राप्त की जा सके। दोस्तों अब निम्न क्रियाशील वाले धातु में भी सल्फाइड एस्क होते हैं, इसमें ओनली सल्फाइड एस्क मौजूद होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें सिर्फ सल्फाइड एस्क का ही निस्तारण किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सल्फाइड एस्क वाले होते हैं दोस्तों, उसको सिनाबार वायु में जो है भर्जन किया जाता है। ओके दोस्तों, इसको भर्जन का प्रोसेस के द्वारा इसका धातु ऑक्साइड निकाला जाता है। और इधर से दोस्तों देख सकते हैं कार्बोनेट एस्क वालों के लिए निस्तापन का प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों इसको मैं आगे नीचे बताऊंगा आगे कि भर्जन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या होता है, निस्तापन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इन दोनों को इस प्रोसेस से करके फिर धातु ऑक्साइड बनाया जाता है। और धातु ऑक्साइड को बनाने के बाद उसके बाद नीचे आते हैं धातु का अपचयन किया जाता है। ऑक्साइड बनाने के बाद धातु का अपचयन किया जाता है और एट लास्ट धातु का शोधन किया जाता है, तब जाके शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे निम्न क्रियाशील वाले धातु का प्रोसेस कैसे किया जाता है। दोस्तों ये जो होते हैं ओनली सल्फाइड एस्क वाले होते हैं, निम्न क्रियाशील वाले धातु ओनली सल्फाइड एस्क वाले के लिए होते हैं। और ये इसमें भी भर्जन का प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों भर्जन का प्रोसेस करने के बाद इन्हें धातु प्राप्त होता है। उसके बाद इस धातु को भी परिष्करण किया जाता है दोस्तों, तब जाके शुद्ध धातु मिलता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ प्रोसेस थे जिससे कि आप देख सकते हैं कि उच्च क्रियाशील वाले के धातु किस तरह से प्राप्त की जाती है और मध्य क्रियाशील वाले धातु किस तरह प्राप्त किए जाते हैं और निम्न क्रियाशील वाले धातुओं को किस प्रोसेस से शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मेनली हमने यही जाना कि एस्क से शुद्ध धातु किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ डेफिनेशन जो समझ में नहीं आया होगा वहाँ पर बता देते हैं, जैसे गैंग क्या होता है, भर्जन क्या होता है। ओके, तो पहले देख लेते हैं गैंग क्या होते हैं दोस्तों। पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। दोस्तों जब अयस्क को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि कई अशुद्धियाँ होते हैं, उन्हें गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। भर्जन वैसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कि सल्फाइड अयस्क वाले को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को भर्जन कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस दिखा दिया गया एक इक्वेशन के द्वारा किस तरह से किया जाता है, इसको ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ये जिंक ऑक्साइड बन गया, ये हाइड्रोजनियम ऑक्साइड बन गया। ओके दोस्तों, तो ये 2 ऑक्साइड बन जाते हैं। इन्हें क्या कहा, इस प्रोसेस को भर्जन के द्वारा किया जाता है अधिक ताप दे करके। नेक्स्ट है कि देखते हैं यहाँ पे निस्तापन किसे कहा जाता है। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाती है। दोस्तों निस्तापन का वह प्रोसेस है जिसमें ओनली कार्बोनेट एस्क वाले को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ओके, इस प्रोसेस को निस्तापन कहा जाता है। दोस्तों ये सब जो है
छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो कि इसके डेफिनेशन आते ही हैं, तो इसको भी आप नोट्स बना लें, नोट्स में रख लें ताकि आपको ज़रूरत के टाइम काम आए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन के तौर पे भी दिखाया गया है कि जिंक कार्बोनेट है। ओके दोस्तों, ये क्या है, कार्बोनेट एस्क है, ये कार्बोनेट एस्क है, इसको अधिक ताप दे करके जिंक ऑक्साइड बनाया गया, मतलब ओके दोस्तों ऑक्साइड में बदल गया एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्जन प्रोसेस है जो ओनली सल्फाइड एस्क वालों के लिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जिंक सल्फाइड, हाइड्रोजनियम सल्फाइड, तो ये ओनली सल्फाइड एस्क वालों के लिए जिससे अधिक ताप दे करके ऑक्साइड बनाया जाता है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से था, वर्जन ओनली सल्फाइड एस्क के लिए है, निस्तापन ओनली कार्बोनेट एस्क के लिए। अब आते हैं दोस्तों उपचयन किसे कहा जाता है। तो उपचयन देखते हैं दोस्तों कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे उपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों धातु ऑक्साइड जब बन जाते हैं तब उससे उपचायक का उपयोग करके धातु प्राप्त की जाती है। ओके दोस्तों, मतलब कि ये जो धातु ऑक्साइड बन जाता है वो निस्तापन या फिर भर्जन करने के बाद जो धातु ऑक्साइड बनते हैं उसको अब उपचयन के द्वारा क्या किया जाता है, धातु को अलग कर लिया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं धातु जिंक अलग हो गया है, कॉपर कार्बन ऑक्साइड वो बाहर निकल गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर धातु को अलग करने के लिए उपचयन का यूज किया जाता है। किससे, जिंक धातु ऑक्साइड से धातु को अलग करने के लिए जो प्रोसेस को यूज किया जाता है उसे अपचयन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको भी आप नोट्स में रख लें, और ये जो इक्वेशन दिया हुआ दोस्तों इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो धातु ऑक्साइड है इससे धातु को अलग कर दिया गया है इस प्रोसेस के द्वारा। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है। धातुओं की अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी है। ओके, यहाँ पर नीचे देखते हैं दोस्तों, विद्युत अपघटन परिष्करण। दोस्तों धातु का परिष्करण करने के लिए विद्युत अपघटन प्रोसेस का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कैथोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड हमेशा पॉजिटिव होते हैं एंड कैथोड हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये याद रखिएगा। ये दो टाइप का नोड है, एनोड एंड कैथोड। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक स्विच दिया गया है। ओके, एंड अंदर में टैंक है दोस्तों, ये जो आपको वाटर टाइप का दिख रहा है ये जो है दोस्तों ये विलियन है, किसका, अम्लीय विलियन है, एसिडिक विलियन है, किसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलियन है दोस्तों। इसमें देखिए कॉपर का किस तरह से पासिंग हो रहा है एक एनोड से लेके कैथोड में, और इससे बनते हैं क्या होता है दोस्तों, इससे विद्युत अपघटन से धातुओं का परिष्करण किया जाता है। ओके, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कॉपर का परिष्करण किया जा रहा है इसमें। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एनोड पर जो है दोस्तों अशुद्ध तांबा है एंड कैथोड पर है शुद्ध तांबा। दोस्तों एनोड पे जो है अशुद्ध तांबा है, एनोड पे जो है अशुद्ध तांबा है दोस्तों, एंड कॉपर मिक्स तांबा, ये एनोड पे अशुद्ध तांबा है दोस्तों। जब इधर आते हैं कैथोड पे तो शुद्ध तांबा हो जाते हैं। इस तरह से इसका धातु का परिष्करण किया जाता है दोस्तों विद्युत के द्वारा। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ओके दोस्तों, वहाँ पर कॉपर सल्फेट था दोस्तों, इसमें कि कॉपर है वो कैथोड पर जाके निक्षेपित हो जाते हैं। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होते हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। अब संचारण किया जाता है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं संचारण किसे कहते हैं। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाते हैं। जो धातु है दोस्तों वो अम्ल और आर्द्रता और वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाते हैं वो अपने आप। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पहला है सिल्वर। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिस कारण वस्तु काली हो जाती है। संक्षारण मतलब दोस्तों मेनली रस्टिंग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, संक्षारण मीन्स के रस्टिंग मतलब कि जंग लगना। दोस्तों सिल्वर में जो है वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्फर सल्फाइड बन जाता है, तो उस पर एक काली परत चढ़ जाती है दोस्तों। तो ये सिल्वर का संक्षारण हो गया। नेक्स्ट है कॉपर का संक्षारण। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर बन जाता है दोस्तों। ये हो गया कॉपर का संक्षारण। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पे लोहे का संक्षारण। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है दोस्तों। अगर आप देखे होंगे, अगर इसको एक लोहे को खुले हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, रखे हुए छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, वायु के साथ मिल करके वायु के साथ रिएक्ट करके भूरे रंग की पदार्थ की एक परत बन जाती है लोहे पे, जिसे जंग कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। ओके दोस्तों, संक्षारण से सुरक्षा। अब है कि इसके नुकसान से किस तरह से सुरक्षा किया जाए, सिल्वर कॉपर हो या फिर लोहा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला तरीका है पेंट करके आप इससे बचा सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरे है तेल लगाकर। दोस्तों अगर आप लोहा पे पेंट लगा देंगे तो आपको क्या होगा, जंग से बच सकते हैं। कॉपर में पेंट लगाने से आप इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है तेल लगाने से भी आप जंग से बच सकते हैं। सिल्वर के सल्फाइड लगने से बच सकते हैं। ग्रीस लगाकर भी आप जंग लगाने से बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। दोस्तों ये जो है ये जो है सिर्फ लोहे को जंग से बचाने का स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पेंट करना। दूसरा है तेल लगाना। तीसरा है ग्रीज लगाकर। चौथा है यसद लेपन करके। दोस्तों ये तो मेरे समझ से भी बाहर है, बट यसद लेपन करके। तीसरा है क्रोमियम लेपन करके। दोस्तों यहाँ पर क्रोमियम का लेपन करके भी इससे बचाया जा सकता है। चौथा है एनोडीकरण और मिश्र धातु बना करके भी जंग लगाने से बचाया जा सकता है। ओके दोस्तों, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 उपाय है जिससे कि लोहे को जंग से बचाने का उपाय दिया गया, इसे आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं यसद लेपन किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं यसद लेपन क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे तो समझ में नहीं आया, इसलिए चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन प्रक्रम किया जाता है। दोस्तों लोहे एवं इस्पात की जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक का एक परत चढ़ाया जाता है दोस्तों, जिसे कि यसद लेपन कहा जाता है। ओके दोस्तों, इंग्लिश में शायद इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता होगा। दोस्तों मैंने बेसिकली इंग्लिश से पढ़ाई किया, इसीलिए हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती, फिर भी मैं आपको जितना समझ में आए अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूँगा। तो यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन होता है, वो चीज़ मैंने पढ़ा है, जिसमें कि जंग लगाने से बचाने के लिए जिंक का कोटिंग किया जाता है, जिंक का परत लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड यसद लेपन प्रक्रम। ओके दोस्तों, तो ये कुछ था जो कि लोहे को जंग से बचाने का प्रक्रिया थी। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लास्ट टॉपिक आता है हमारा, मिश्र धातु किसे कहा जाता है। दोस्तों आप पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु उसे कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगिक मिश्रण होते हैं। ओके दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, इस डिफिनेशन का मतलब ये है दोस्तों कि मिश्र धातु तभी बनता है, मिश्र धातु या तो धातु प्लस धातु से बन सकता है, दूसरा धातु के साथ अधातु भी हो सकते हैं, तीसरा अधातु प्लस अधातु से भी मिश्र धातु बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये 3 तरह के थे यहाँ पर बताया जा रहा है। इन 3 टाइप के मिश्रण से मिश्र धातु बनते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहला मिश्र धातु है इस्पात। पहला मिश्र धातु है इस्पात। दोस्तों स्टील आप देखते ही होंगे जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो जो इस्पात जो है वो स्टील है, वो किन से बने होते हैं, लोहा तथा निकेल तथा क्रोमियम से बने होते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद जो पीतल हमारे घर में मौजूद होता है, पीतल का थाली होते हैं दोस्तों, ये किससे बने होते हैं, कॉपर एंड जिंक।
चीज़ से बने हैं दोस्तों, कॉपर से और जिंक से। ओके दोस्तों, तो ये दोनों धातु से बने हुए हैं, दो धातु से मिलकर बने हैं। कांसा दोस्तों जी, कांसा का लोटा देखते होंगे हमारे घर में मौजूद होते होंगे बहुत सारों के घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉपर से बने होते हैं और टीन से। दोस्तों यहाँ पर दो धातुओं से मिलकर कांसा बना होता है। उसके बाद सोल्डर दोस्तों, सोल्डर किससे बने हैं? लेड तथा टीन से मिलकर बने होते हैं। ये सारे जो है सोल्डर, कांसा, पीतल, इस्पात, ये सब क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है। अमलगम भी एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि मरकरी तथा अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर, अमलगम है, ये सारे मिश्र धातुओं और अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये मिश्र धातु को मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं जो कि आपके लिए आप कर सकते हैं। चमकीले धातु का नाम बताइए दोस्तों। एक चमकीले धातु का नाम बता सकते हैं आप, चांदी या फिर सोना, कुछ भी दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। तो ये पूरे क्वेश्चन को आप कर लीजिए। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ दिया हुआ है। 4 नंबर खनिज किसे कहते हैं? 5 नंबर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जो अभी पढ़ाया था मैंने दोस्तों, यसद लेपन कहा जाता है। 6 नंबर कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? वो भी आपको बता दिया हो दोस्तों। 7 नंबर धातु कौन से आयन बनाती है? धनायन या ऋण आयन? ये भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 8 नंबर मिश्र धातु कांसा डैश और डोस से मिश्रण से बनता है। 9 नंबर ऐसे दो धातुओं के नाम बताए जो केरोसिन में रखा जाता है। वैसे धातु दोस्तों क्या है? सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम एंड मैग्नीशियम है दोस्तों, जिसको कि केरोसिन में पोटेशियम है दोस्तों, जो कि केरोसिन में रखा जाता है। 10 नंबर है, इस बढ़ते क्रम में लिखिए, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में लिखिए। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कर लेने चाहिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, धातु एवं अधातु चैप्टर का। आशा करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा, इससे आपको हेल्प मिला होगा दोस्तों। इसी तरह से मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ, अगले किसी नए चैप्टर के साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।